तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूँ सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय। यानी कि हम कर रहे हैं वेस्टर्न सोशियोलॉजी के बारे में और इसके बाद जो चैप्टर होगा वो इंडियन सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ वो बात की बात है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। चैप्टर नंबर जो 3 है पर्यावरण से जुड़ा हुआ था वो आपका डिलीटेड है। चैप्टर नंबर जो 1 था वो भी आपका डिलीटेड था। तो बच्चों बिना किसी देरी के साथ हम आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बच्चों आने वाला जो टाइम होगा वो क्वेश्चन आंसर सीरीज का ही होगा। तो आज से मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलते रहे। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे को एक मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड करा सके, वो भी आप बच्चों के लिए सिर्फ, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं इस लेसन का फर्स्ट पार्ट और इसके बाद जो आएगा वो इस लेसन का लास्ट होगा जो कि होगा सेकंड वाला। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना इसके शुरुआती पार्ट को। अगर बात की जाए इस लेसन के इंट्रोडक्शन की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर का जो नाम है वो है पाश्चात्य समाजशास्त्र एक परिचय। तो ये जो सोशियोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है ना, वो जो देन है वो यूरोप की ही देन है। सबसे पहले वहीं पर ही इस सब्जेक्ट का उदय हुआ था, फिर जाके भारत में आया। ठीक है, तो ये जो लेसन है वो पूरी तरीके से वेस्टर्न के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन अगला जो लेसन आएगा वो इंडियन सोशियोलॉजी से जुड़ा होगा। तो अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो क्या बात की जा रही है, तो बच्चों देखिए हर एक सब्जेक्ट जो होता है वो अपने विचारों को लेकर, अपने प्रवक्ताओं को लेकर, प्रवक्ता मीन्स जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, देखा ना अपने पॉलिटिकल पार्टी में हर किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन होते हैं जो उसके बारे में बताते हैं। तो इसलिए हर एक जो सब्जेक्ट होता है उसके अपने विचारक होते हैं, प्रवक्ता होते हैं और उस सब्जेक्ट का भी अपना कोई ना कोई इतिहास जरूर होता है जिसके कारण वह आगे बढ़ता है। और वेस्टर्न सोशियोलॉजी जो है वो भी इनमें से ही एक उदाहरण है। तो इसका जो आरंभ यानी शुरुआत जो थी वो मैंने आपको बता दिया यूरोप में हुई थी। तो बच्चों इस सब्जेक्ट का जो अध्ययन था वो बड़े बड़े विद्वानों ने किया था। तो आपकी बुक में कुछ विद्वानों के नाम भी दे रखे हैं और यही इस लेसन की नींव भी है। कहने का मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो पहले जो विद्वान है उनका नाम है कार्ल मार्क्स। तो आप में से ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने इनका नाम तो अच्छे से सुना ही होगा। तो बच्चों जब आप ग्रेजुएशन करोगे, बीए करोगे, तो आपको इनका नाम जरूर पढ़ने को मिलेगा। तो ये कौन थे, एक बहुत ही बड़े दार्शनिक थे यानी कि फिलोसोफर थे। उसी तरह जो दूसरा नाम आता है उनका नाम है एमिल दुर्खीम। तो बच्चों ये भी एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे। और तीसरा जो नाम आता है उनका नाम है मैक्स वेबर। तो ये भी एक सोशियोलॉजिस्ट थे, समाजशास्त्री थे। तो इन्हीं की सबसे ज्यादा भूमिका इस लेसन के अंदर दे रखी है और तीनों के जो पार्ट है वो अलग अलग तरीके से दे रखे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्ल मार्क्स से रिलेटेड बताऊंगा और जो सेकंड पार्ट आएगा वो दुर्खीम और वेबर यानी मैक्स वेबर से जुड़ा होगा। ठीक है, आइए जानते हैं कि क्या बात इस लेसन में शुरुआत से कही जा रही है। समाजशास्त्र की शुरुआत। तो देखिए बच्चों 19वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में इस विषय की शुरुआत हुई थी और इसे क्रांति के युग की संतान भी कहा जाता है। आपको ये नाम जरूर याद रखना है। समाजशास्त्र के अनुभव में 3 क्रांतियों का महत्वपूर्ण हाथ था। वो कौन कौन सी थी? पहली जो थी उसका नाम था ज्ञानोदय जिसे वैज्ञानिक क्रांति कहा गया। दूसरी जो थी उसका नाम था फ्रांसीसी क्रांति और तीसरी थी उसका नाम था औद्योगिक क्रांति। दूसरी और तीसरी ये जो रेवोल्यूशन है वो आपको तो अच्छे से पता ही होगी क्योंकि आप अभी एसएसटी यानी 10वीं क्लास की एसएसटी पढ़ के आए हो और फ्रांसीसी क्रांति तो वैसे ही आपका पहला चैप्टर हुआ करता था। ठीक है, तो बच्चों आपको इसको ऐसे समझना है कि इसका जो संबंध था वह इस विषय यानी समाजशास्त्र के साथ किस प्रकार का था, यानी क्या क्या प्रभाव पड़े थे इन रेवोल्यूशन से, क्रांतियों से। ठीक है, आइए जानते हैं एक एक करके तीनों के बारे में ही। पहली जो क्रांति हुई थी वो थी ज्ञानोदय जिसे विवेक का युग कहा जाता है। तो अब ये कहा जाता है कि किस प्रकार ज्ञानोदय जो था वह समाजशास्त्र के विकास के लिए आवश्यक बना। आइए जानते हैं उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो पहला था कि मौलिकता का जन्म हुआ। कहने का मतलब जो लोग अंधकार में जी रहे थे अब वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे और मनुष्य जो था वह ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु सामने उभर कर आया। उसी तरह विवेक मतलब समझदारी मनुष्य की विशिष्टता यानी उसकी कैरेक्टर बनी। तो इससे क्या हुआ कि एक समाज के लोग दूसरे समाज के लोग को भी समझ सकते थे, यानी कि एक आपसी योगदान वाली बात होगी।
पांचवा था कि वैज्ञानिक सोच की शुरुआत हुई। कहने का मतलब जो चीजें पहले से कल्चरल तरीके से चलती आ रही थी, अब वह एक साइंटिफिक तरीके से चलने लगी, क्योंकि लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो गए और वह ऐसी सोच को प्राप्त करने लगे जो आने वाले भविष्य में उनके काम आने लगे। कहने का मतलब वह एक तरीके से स्वतंत्र हो गए, लिबरल हो गए, आजाद हो गए। इस प्रकार इस ज्ञानोदय की वजह से समाजशास्त्र का विकास होता गया और वह धीरे धीरे विस्तार में फैलता गया। दूसरी जो हुई थी उसका नाम था फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 में हुई थी। तो इससे क्या हुआ कि नेशनल और स्टेट लेवल पर यानी कि राष्ट्र और राज्य स्तर पर संप्रभुता की घोषणा की गई। अब आपके माइंड में आएगा कि ये संप्रभुता क्या होता है। तो देखिए बच्चों, सिंपल सा इसका मीनिंग है। संप्रभु का मतलब होता है कि आंतरिक और बाहरी रूप से बिल्कुल आजाद होना, यानी आपके ऊपर किसी का दबाव न हो। भारत क्या है, एक संप्रभु देश है जो कि आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र है, आजाद है, उसके ऊपर किसी का शासन नहीं है। ठीक है, इस क्रांति से जो ह्यूमन राइट्स थे यानी मानवाधिकार थी उसको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। साथ ही जो लोग थे जो धर्म के चंगुल में फंसे थे उन्हें आजादी मिली। फ्रांसीसी क्रांति की जो सिद्धांत उभर के आए थे वो थे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व से जुड़े हुए थे, और इसी कारण आधुनिकता यानी कि मॉडर्नाइजेशन की एक नई पहचान भी बनी, जो कि इस विषय को यानी सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र को विकास करने में काफी ज्यादा आवश्यक सिद्ध भी हुई। तीसरी जो क्रांति थी वो थी औद्योगिक क्रांति। तो ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। तो इसकी जो शुरुआत थी वो ब्रिटेन में हुई थी। कब हुई थी? 18वीं 19वीं शताब्दी में। इस क्रांति से जो रिजल्ट निकल के आए थे वो कौन कौन से थे? तो देखिए बच्चों, पहला जो था वो था नए नए आविष्कार उत्पन्न होने लगे। नए आविष्कारों में जैसे भाप से चलने वाली रेलें होगी, भाप इंजन हो गया, भाप के जहाज हो गए, इस प्रकार के आविष्कार देखने को मिले। उसी तरह औद्योगिकरण का तेजी से विकास भी होने लगा। औद्योगिकरण क्या होता है? जिसके अंदर मशीनीकरण का ज्यादा उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब सारा काम जो होता है वो मशीन के ऊपर ही डिपेंड होता है। मनुष्य जो होता है उसकी आवश्यकता काफी कम रह जाती है, सिर्फ वह उसे कंट्रोल कर सकता है। उसी तरह जब ये सारी चीजें हो रही थी तो शहरीकरण भी तेजी से बढ़ता जा रहा था, यानी कि लोग ग्रामीण समाज से शहरीकरण की ओर प्रवास कर रहे थे। और इसी बीच विषमताएं यानी कि ओट्स भी पैदा होने लगे। वो कैसे थे? जैसे अमीर गरीब उत्पन्न होना। कहने का मतलब जिनके पास संसाधन थे वह तो और अमीर होते चले गए, और जिनके पास संसाधनों की कमी थी वह गरीब होते चले गए। तो इसलिए समाज के अंदर विषमताएं भी आने लगी। इसका असर जो था वो जनसंख्या वृद्धि पे भी पड़ा। लोग ज्यादा प्रवास कर रहे थे और धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि भी तेजी से बढ़ती जा रही थी। लेकिन अच्छी बात यह हुई थी औद्योगिक क्रांति से कि अब राजतंत्र की बजाय शासन तंत्र आ गया, यानी कि जनता ही मालिक होगी। पहले क्या था? राजाओं वाली प्रथा चलती थी, लेकिन अब डेमोक्रेटिक व्यवस्था आ गई, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था आने लगी। अब क्या हुआ कि नए ज्ञान की आवश्यकता पड़ी और नए ज्ञान की वजह से ही नए नए विषय उभर कर आए, जिसमें से समाजशास्त्र भी जो था वह भी एक विषय ही था। और इसका परिणाम आज देख ही सकते हो, आप इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो। तो बच्चों, ये थे 3 क्रांतियां जिसके कारण समाजशास्त्र का विकास जो था वो काफी तेजी से बढ़ता चले गया। आई होप कि आप तीनों के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बड़े बड़े विद्वानों ने समाजशास्त्र का अध्ययन किया था, जिसमें आपकी जो बुक में दे रखा है वो 3 विद्वानों के नाम दे रखे हैं। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले विद्वान के बारे में, जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, जो कि एक बहुत ही बड़े फिलोसफर यानी कि दार्शनिक थे। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने क्या बात कही थी उसे जानने से पहले आपको इनके बारे में एक छोटी सी जानकारी होना जरूरी है। तो एक मैं बेसिक सी इंफॉर्मेशन इनके बारे में दे देता हूँ। इनका जो जन्म था वो 5 मई 1818 में कहाँ पर हुआ था? प्रशिया में। ये उस समय जर्मनी का एक भाग था। ठीक है, इनकी जो धार्मिक मान्यता थी वह ईसाई धर्म यानी कि क्रिश्चियनिटी से जुड़ी हुई थी। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था जेनी वॉन, और कार्ल मार्क्स की पत्नी की जो मृत्यु थी वो 1881 में हुई और इनकी जो मृत्यु थी वो 1883 में होगी। अब बात की जाए इनकी एजुकेशन यानी शिक्षा के बारे में, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो कार्ल मार्क्स के बारे में ना पढ़ो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इनके बारे में पढ़ने के लिए और समझने के लिए काफ़ी डीप स्टडी की ज़रूरत होगी। ठीक है, अभी इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो 1834 और 36 में बोन विश्वविद्यालय में इन्होंने वकालत करी थी, वकील की पढ़ाई करी थी, लेकिन इनका मन नहीं किया जिसमें वह असफल रह गए। उसके बाद 1841 में इन्होंने जैना विश्वविद्यालय से पीएचडी करी। पीएचडी मतलब दार्शनिक बने। ये पीएचडी की क्या फुल फॉर्म होती है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। 1844 में इनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे जो कि पेरिस में मिले, जिनका नाम था फेडरिक। ठीक है, उनके साथ वह रहे। 1847
1948 में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र भी तैयार किया और इनके साथ जो थे वो इनके मित्र ही थे। वो कौन थे? फ्रेडरिक थे। तो उस जो घोषणा पत्र का नाम था वो था मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। 1848 से 50 के बीच इन्होंने वर्ग संघर्ष नाम की किताब भी लिखी, यानी क्लास स्ट्रगल। तो बच्चों इसी के बारे में यानी वर्ग संघर्ष के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा और इसी के बारे में इस चैप्टर में बात भी कही गई है। तो एक छोटी सी जानकारी आपको कार्ल मार्क्स के बारे में अच्छे से याद रखनी है ताकि आप एग्जाम में इनके बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर लिख सके। कार्ल मार्क्स के द्वारा समाज के विभिन्न चरण थे। अब वो कौन कौन से थे तो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। पहला जो था वो था आदिम सामंतवाद। अब बात आती है सामंतवाद क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फ्यूडलिज्म। सामंत होता है फ्यूडल, जिसका अर्थ होता है जमीन का एक टुकड़ा। जब मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जो अब कराने ही वाला हूँ, 3 ऑर्डर, उसके अंदर शुरुआती जो पार्ट होगा वो सामंतवाद से ही A to Z जुड़ा होगा। अगर आपके पास भी हिस्ट्री है तो आप वेट कीजिएगा, आपको छठा चैप्टर जल्द ही देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा जो था वो था दास था। दास मतलब होता है एक प्रकार से गुलाम। तीसरा था सामंतवाद व्यवस्था। चौथा था कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद और पांचवा था समाजवाद यानी कि सोशलिज्म। तो ये चरण थे समाज के अंदर जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए थे। इसी के अंदर कार्ल मार्क्स जो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं वह पूंजीवाद और समाजवाद से जुड़ी करते हैं। आगे जो टॉपिक होंगे वो समाजवाद और पूंजीवाद से ही जुड़ेंगे, जिससे आपको वर्ग संघर्ष के बारे में अच्छे से समझ भी आ जाएगा। आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में। कार्ल मार्क्स जो थे बच्चों वह समाजवाद को सपोर्ट करते थे और पूंजीवाद का वह विरोध करते थे। उनका मानना था कि समाजवाद जो है वह आने वाले समय में उन्नति जरूर करेगा। पूंजीवाद जो है समाज में असमानता लाता है, ऐसा कार्ल मार्क्स मानते थे। लेकिन वह ये भी मानते थे पूंजीवाद जो है वह मानव इतिहास में आवश्यक और एक प्रभावशाली चरण भी रहा है, क्योंकि पूंजीवाद के कारण ही एक ऐसा एनवायरनमेंट यानी वातावरण भी तैयार हुआ है जिसकी वजह से शोषण और गरीबी को समाप्त भी किया जा सकता है। लेकिन ये चीज इम्प्लीमेंट यानी अमल नहीं हो पाई है। इसी कारण वह वर्ग संघर्ष के अंदर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि वह क्यों पूंजीवाद के कट्टर विरोधी रहे हैं। आइए समझते हैं उसी के बारे में। वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल। तो देखिए बच्चों, मार्क्स के अनुसार समाज जो है वह 2 वर्गों में बटा हुआ है। वो कौन कौन से वर्ग है? तो पहला है पूंजीपति वर्ग और दूसरा है श्रमिक वर्ग। अब बच्चों एग्जाम में ना इनके नाम कुछ चेंज होके आ जाते हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन वर्गों के नाम कुछ इस प्रकार से आते हैं। उनके नाम है बुर्ज वर्ग और सर्वहारा वर्ग। बुर्ज वर्ग जो है वह संपत्ति के लिए भागा करता है और जो सर्वहारा वर्ग है वह श्रमिक वर्ग से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इनके नाम कुछ इस प्रकार से आ सकते हैं, आपको याद रखने हैं। ये दोनों ही वर्ग एक दूसरे के विरुद्ध है यानी कि खिलाफ है। पहला जो वर्ग है वो है पूंजीपति वर्ग। यह क्या करते हैं? संसाधनों की सहायता से श्रमिक वर्ग का शोषण करते हैं, क्योंकि इनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वह अच्छी मात्रा में होते हैं। और जबकि वहीं दूसरा जो वर्ग है श्रमिक वर्ग, वह अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता है ताकि वह जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जैसे बच्चे का पालन पोषण होगा, एक बेहतर जीवन जिंदगी बिताना हो गया, माँ बाप का पेट भरना हो गया, इस प्रकार की उसकी आवश्यकता होती है। और इसी के कारण दोनों वर्गों में संघर्ष बना रहता है, क्योंकि अमीर कभी गरीब को ऊपर नहीं आने देता और अमीर कभी खुद नीचे नहीं आना चाहता। तो इसीलिए जो कार्ल मार्क्स है वह ये चाहते हैं कि समाज के अंदर कोई वर्ग हो ही ना। वह एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जो कि वर्ग विहीन हो, इसलिए वह समाजवाद के समर्थक रहे। बच्चों एक खास बात ये भी है, हालांकि ये आपके सिलेबस से थोड़ी बाहर है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाओगे तो वो आपको बेनिफिट ही देगी। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार 2 वर्ग थे। पहला तो था पूंजीपति और दूसरा था श्रमिक वर्ग। एक वर्ग जो था वो अमीर था, दूसरा जो वर्ग था वह गरीब था। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि कार्ल मार्क्स ने एक तीसरे वर्ग की बात भी करी है, जिसका नाम था मध्यम वर्ग। तो बच्चों मध्यम वर्ग आज के समय जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, तो उनके अनुसार ये जो मध्यम वर्ग था ना वह स्थिर नहीं था। कहने का मतलब जब इस वर्ग के पास पैसा आ जाता था तो वह अमीर बन जाता था, यानी कि अमीर को सपोर्ट करता था। जब इसके बाद पैसा चले जाता था तब वह गरीब को सपोर्ट करता था। तो इसलिए उन्होंने इस मध्यम वर्ग को अस्थिर वर्ग के नाम से भी परिभाषित किया था। तो आई होप कि आपको इन वर्ग संघर्ष से संबंधित हर एक जानकारी अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी। ठीक है।
अब बात करते हैं समाजवाद की यानी कि सोशलिज्म के ऊपर। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने समाजवाद और पूंजीवाद के ऊपर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म और समाजवाद यानी कि सोशलिज्म इन दोनों के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो आई बटन में लिंक है, आप जरूर देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मार्क्स के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब श्रमिक वर्ग यानी सर्वहारा वर्ग जो है वह अपने शोषण का अंत कर देगा जो कि पूंजीपति उसके ऊपर करता आ रहा था, और इस प्रकार वह पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति यानी कि रेवोल्यूशन कर देगा और सत्ता से पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकेगा। तब जाके श्रमिक वर्ग की स्थापना होगी, उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार होगा। इस प्रकार समाजवादी व्यवस्था यानी सोशलिज्म व्यवस्था जो होगी वह पूरे समाज के अंदर इंप्लीमेंट यानी कि लागू कर दी जाएगी। तो इसी कारण मार्क्स जो थे वह समाजवाद का सपोर्ट करते थे ताकि समाज के अंदर समानता को लाया जा सके, सभी संसाधनों पर अमीर गरीब जैसे कोई शब्द न हो, सबका हक हो, क्योंकि मनुष्य एक है, उसकी प्रजातियां अलग अलग है, तो इसलिए संसाधन के ऊपर भी हक जो होगा वो सभी मनुष्य का होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगी। तो इसलिए उन्होंने समाजवाद को सपोर्ट किया था। ठीक है, आई होप कि आप तो अब अच्छे से समझ ही चुके होंगे समाजवाद पूंजीवाद के ऊपर जो भी बात कही गई थी। और एक छोटी सी जानकारी कार्ल मार्क्स ने अर्थव्यवस्था को लेकर भी दी थी यानी कि इकोनॉमिक को लेके। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था जो है वह उत्पादन के तरीकों पर आधारित होती है। उत्पादन के तरीके कौन कौन से थे, जैसे भूमि हो गया, पूंजी हो गया, तकनीक हो गया और ऊर्जा के साधन हो गए। और इसी आधार पे कार्ल मार्क्स ने आर्थिक संरचना को मानव इतिहास की नींव माना था। जब मनुष्य इन सभी का इस्तेमाल करता है तभी जाकर वह समाज के अंदर विकास यानी कल्याण कर पाता है। तो इस कारण अर्थव्यवस्था को लेके उनके विचार कुछ इस प्रकार के थे। तो बच्चों, इन्हीं टॉपिक के साथ हमारा पार्ट 1 होता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपका कोई डाउट है या फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही MCQ टेस्ट भी और स्कूल से रिलेटेड जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वहां भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप जरूर ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको इस लेसन के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।